नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं राहुल सिंह तंवर एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आ चुका हूं आपके बीच में नेक्स्ट क्लास लेके साथियों, जिसके अंतर्गत हम हिंदी की वर्णमाला के बारे में जानकारी ले रहे थे, वर्ण विचारों के बारे में हमने जानकारी ली। आज इसी क्लास को हम सभी आगे बढ़ाएंगे और सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा अपने सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचाइएगा। साथियों बिल्कुल ये क्लास आप सभी के लिए क्या रहने वाली है, प्रॉफिटेबल क्लास रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एनी टाइम एनी क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम लीजिए आप उसमें आता ही आता है, क्योंकि वर्ण विचार कहते हैं ना, कोई मकान का हमने निर्माण किया तो मकान के निर्माण में जो नींव होती हैं उस नींव के अंदर जो हम मजबूत रखेंगे तो ही वो मकान जो वो बिल्डिंग जो है वो पिलर जो है वो क्या होगा, मजबूत होगा। तो अगर हमें हिंदी सीखनी है तो हिंदी के अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हमारा हिंदी का वर्ण विचार क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर वर्ण विचार मजबूत हैं, वर्णों का ज्ञान आपको परफेक्टली है तो आप क्या कर पाओगे, हिंदी को समझ पाओगे। तो चलिए हमारी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आज वर्ण विचारों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था व्यंजनों के बारे में। किसके बारे में बताया था साथियों? व्यंजनों के बारे में। और व्यंजनों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि व्यंजन जो होते हैं वो मैंने दो प्रकार के बताए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया था वो दो प्रकार से किया गया था। अब दो प्रकार से जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया था वो वर्गीकरण भी मैं एक वर्गीकरण तो आपको पढ़ा चुका था। वर्गीकरण ये दो प्रकार के था, दो प्रकार में से एक तो मैं आपको पढ़ा चुका था कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा था हमारा प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। इधर मैंने उच्चारण स्थान के आधार पर आपको व्यंजनों का वर्गीकरण करके बताया था कि हमारे कंठ के द्वारा जो उच्चारण होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वो कौन से हैं। तो कहते हैं ना कि अगर जब भी किसी व्यक्ति के कंठ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी गला अगर खराब हो जाए तो वो कौन सा वर्ग नहीं बोल पाएगा। अगर किसी व्यक्ति की जीवा जो है, जीवान जो है कट जाए तो वो कौन सा वर्ग पूरा उच्चारित नहीं कर पाएगा। या तालव्य व्यंजन के तालु का जो है हमारी वो अगर खराब हो जाए तो कौन से व्यंजन नहीं बोल पाएगा। मूर्धन्य हमारे गले के अंदर एक इस तरह से कुछ मांस का टुकड़ा लटका हुआ रहता है, अगर वो अगर गिर जाए या कट जाए या उसको टूट जाए तो आप कौन से वर्ग को नहीं उच्चारित कर पाओगे या कौन से व्यंजनों को उच्चारित नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपके दंत, किसी व्यक्ति के कहते हैं ना कि दांत तोड़ दिए जाए, क्या तोड़ दिए जाए, दांत अगर तोड़ दिए जाए तो वो कौन से व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर पाएगा। तो वो सारे ही हमने इनके अंतर्गत पढ़े थे, 8 प्रकार हमने यहाँ पर इनके देखे थे। इसके बाद में मैंने प्रयत्न के आधार पर भी यहाँ पर कुछ प्रकार बताए थे। प्रयत्न के आधार पर भी मैंने 2 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे साथियों? 2 प्रकार बताए थे, जिसमें सबसे पहला था आपका आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और एक था बाह्य प्रयत्न। यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर भी मैंने कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार। कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार। जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके अनुसार कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे साथियों। बिल्कुल आभ्यंतर प्रयत्न यानी 8 प्रकार के थे। अब ये 8 प्रकार किसके हो गए? आभ्यंतर प्रयत्न के, जिसके अंतर्गत हमने उष्म संघर्षी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, उन सभी के बारे में क्या लिए थे? जानकारी ली थी। आज हम इन्हीं आभ्यंतर प्रयत्नों का मूल रूप से वर्गीकरण करके देखेंगे कि कौन सा उष्म संघर्षी है, कौन सा स्पर्श संघर्षी है, कौन से अंतस्थ हैं, कौन से नासिक के व्यंजन हैं। उन सभी के बारे में क्या करने वाले हैं? जानकारी लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और उसमें देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में, आभ्यंतर प्रयत्न में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न। देखिए आभ्यंतर प्रयत्न की जब बात आती है तो आभ्यंतर प्रयत्न में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे व्यंजन हैं उनके अंदर मैंने बताया भी था कि आभ्यंतर यानी अगले वाले, यानी जो
वर्ण है, व्यंजन जो है, उन व्यंजनों का उच्चारण जब करते हैं तो आगे वाले भाग से जो हमारे उच्चारण में जो क्या लगता है, वजन लगता है, जोर लगता है, वही क्या कहलाते हैं, आभ्यंतर प्रत्यय कहलाते हैं। अब आभ्यंतर प्रत्यय के अंतर्गत सबसे मेन चीज जो आती है वो क्या है साथियों, आभ्यंतर प्रत्यय में सबसे पहला जो आता है मैंने बताया था स्पर्श, स्पर्शी व्यंजन, सॉरी क्या याद रखोगे, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, वे व्यंजन जो क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, यानी स्पर्शता के साथ में, यानी मुख विवर को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, वो कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। और हर व्यंजन किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी को स्पर्श करता ही है। तो स्पर्शी व्यंजन जो है, वैसे तो कहा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन 25 पे कितने हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन है, लेकिन आपसे पूछ ले कि सिर्फ स्पर्शी व्यंजन कुल कितने हैं, सिर्फ स्पर्शी व्यंजन ही हो और दूसरे किसी प्रकार के व्यंजन नहीं हो तो सिर्फ स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी ये होते हैं साथियों हमारे 16, कितने होते हैं, 16 होते हैं। अब ये 16 जो होते हैं साथियों, बिल्कुल आप लोगों को सभी को पता होगा कि जैसे कि हमारे एक आएंगे हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं, च, छ, ज और ज ये, और इसके अलावा नासिक के व्यंजन 5 और 4 9 जो व्यंजन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो दूसरे व्यंजन भी होते हैं, नासिक के भी होते हैं और स्पर्श संघर्षी भी होते हैं, इसलिए उनको बाहर निकाला जाता है। और 16 व्यंजन यानी जो हमारे सिर्फ क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, सिर्फ स्पर्शी, तो 16 है। इसके बाद में स्पर्शी व्यंजन हो गए। दूसरे आते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन के बाद में उस स्पर्श संघर्षी ले लेते हैं। दूसरे कौन से आते हैं साथियों, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो मैंने पहले ही बता चुका हूं, 4 होते हैं, च, च, ज और ज, ये 4 व्यंजन होते हैं जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट हमारा आते हैं कौन से साथियों, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे उष्म संघर्षी, तीसरे हैं। कल ही बताया था मैंने आप लोगों को उष्म संघर्षी, लेकिन कौन से थे उनके बारे में हम लेंगे। उष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षी तो ये होते हैं, ये भी 4 होते हैं, देखा होगा आपने, श, च, स और ह, ये भी कितने होते हैं, 4 व्यंजन इस उष्म संघर्षी होते हैं। कहते हैं ना उष्मा के साथ में, उष्मा के साथ में क्या होते हैं, आते हैं, तो उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो इन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। उष्मा के साथ में बाहर निकलते हैं, किसी न किसी प्रकार से, कहते हैं ना अंदर से थोड़ी सा जोर लगता है, तो उस प्रकार से जब बाहर निकलते हैं, मुख विवर्ष के द्वारा बाहर निकलते हैं, तो उन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नासिक के व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं साथियों, नासिक के व्यंजन। नासिक्य व्यंजन। अब साथियों नासिक के व्यंजन की जब बात आती है तो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत हम सबसे पहले चीज देखना चाहते हैं कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे नासिका विवर जो हैं, हमारी जो वायु है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे उस समय वायु नासिका के द्वारा भी क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। नासिका के द्वारा वायु को बाहर निकलना नासिक के व्यंजन कहलाता है। और ये भी 5 प्रकार के होते हैं, सभी का 5वां वर्ग, सभी वर्गों का 5वां वर्ग, अंग, इय, ण, न और म, ये क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। बिल्कुल नासिक के व्यंजन अगर आपसे पूछ ले तो अंग, इय, ण, न और म, यानी सभी वर्गों का 5वां वर्ग। क्या याद रखोगे, सभी वर्गों का 5वां वर्ण, सभी वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है
वो क्या होता है साथियों, नासिक्य व्यंजन होता है, नासिक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, नासिक्य कहलाता है। आई बात समझ में। नासिक के बाद में आते हैं उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं, दो होते हैं। इनका अगर याद रखोगे तो 5 होते हैं ये, और ये होते हैं दो। कौन कौन से, आपने देखा होगा ड के नीचे बिंदी वाला और ढ के नीचे बिंदी वाला, ये दोनों जो होते हैं वो उत्सिप्त, ताड़नजात और द्विगुण व्यंजन होते हैं। और इन्हें और किन नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम इनके, अन्य नाम होता है ताड़नजात, इन्हें ही द्विगुण, इन्हें ही द्विपृष्ठ, इन्हें ही क्या कहा जाता है, द्विपृष्ठ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, द्विपृष्ठ व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। तो उत्सिप्त व्यंजन को ड और ड, अन्य नाम ताड़नजात, द्विगुण और द्विपृष्ठ के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर, ये हो गया उत्सिप्त, ताड़नजात। अब बात आती लुंठित व्यंजन। कौन से, लुंठित। अगला है आपका, बिल्कुल कहते हैं ना वो व्यंजन जो लुढ़क कर बाहर आते, यहां पर तो ताड़नजात, द्विगुण, द्विपृष्ठ, उत्सिप्त, यानी जिनको बोलते समय उत्सिप्तता की भनक लगती हो वो वाले व्यंजन। अब आते हैं लुंठित व्यंजन। कौन से व्यंजन, लुंठित व्यंजन, बिल्कुल लुंठित। अब लुंठित व्यंजन जो होता है ना, कहते हैं कि व्यंजन लुढ़कते हुए अपने मुख विवर से क्या होता है, बाहर आता है। अब व्यंजन ऐसे भी हैं साथियों जो लुढ़क कर बाहर आते हैं, तो उन्हें लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और ये एक ही होता है, और वो होता है र। कौन सा व्यंजन होता है साथियों, र व्यंजन जो है वो लुंठित व्यंजन है। बिल्कुल, लुंठित व्यंजन आपसे पूछ ले तो क्या कौन सा कहलाएगा, र कहलाएगा। इस लुंठित व्यंजन का अन्य नाम अगर पूछे, लुंठित व्यंजन, इसको क्या कहा जाता है, इसे प्रकंप कहते हैं। कि जब ये व्यंजन मुख विवर से बाहर निकलता है तो मुख विवर के अंदर क्या हो जाता है, कंपन मच जाता है, कंपन होने लग जाता है। तो इन्हें कंपन जात क्या कहते हैं, इसे कंपन जात। इसे ही एक नाम से और जाना जाता है, इसे प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। मुख विवर के अंदर प्रकंप मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। कहते हैं कि जब मुख विवर से उच्चारण किया जाता है तो ऐसा लगता है कि मुख विवर में जैसे भयंकर तूफान आ चुका है, भूकंप आ चुका है। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रकंपित भी कहा जाता है, प्रकंपित भी कहा जाता है। सभी साथियों से निवेदन है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा तथा अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर कीजिए साथियों, क्योंकि सभी साथियों के लिए क्लास बहुत क्या रहने वाली, इंपॉर्टेंट रहने वाली। देखो हिंदी, मैं ये नहीं कहता कि हिंदी कोई मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ, हिंदी बहुत सारे पढ़ाते हैं, हिंदी के बहुत सारे ज्ञाता हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज़ें सटीकली देना चाहता हूँ जो एग्जाम में, डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो किताबों में ज्ञान बहुत है, लेकिन किताबों के ज्ञान को हम इस तरह से समझ सकते हैं, वो आपके सामने एबीवाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके बीच में लेके आया हूं। बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो एबीवाई का है, वहां से आपको इसका एक कहते हैं ना शॉर्ट बात, यानी शॉर्ट तरीका, जहां से आपको क्या हो सकती है, याद हो सकती है साथियों। तो बिल्कुल यहां से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कहते हैं कि हिंदी के ऊपर ही टिका होता है, आपके पटवारी का एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम, अभी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम, रीट मेंस का एग्जाम है अगर कोई दे रहा है, हिंदी अगर उनका सब्जेक्ट है तो वो हो गया। आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस या यूपीएससी के अंदर आईएएस के भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ का जो ये पार्ट है ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो बिल्कुल इस पार्ट को आपको क्या करना है, अपना मजबूत बनाना है। कहते हैं ना कि हर बिल्डिंग, हर मकान, हर व्यक्ति की जो नींव मजबूत होती है तो वो डगमगाता नहीं है। आपको अपनी नींव को क्या करना है, मजबूत करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा लुंठित हो गया, उत्सिप्त व्यंजन हो गया। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वो आते हैं पार्श्विक व्यंजन। कौन सा आता है,
पार्श्विक, पार्श्विक क्या है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन यानी पास, पार्श्विक व्यंजन यानी एक ही व्यंजन होता है और वो होता है ल। क्या होता है? एक ही व्यंजन है ल। क्योंकि हमारी जो जीवा है वो जीवा इस तरह से है, इस तरह से जब वो इस तरह से गोल होती है तो गोल होने के बाद में जब वो उच्चारण करते हैं ल का, ला, तो वो साइडों से यानी पार्श्व से क्या निकलती है? हवा निकलती है। जब वायु बाहर निकलती है तो पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं, इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे संघर्षहीन व्यंजन। क्या कर होते हैं? संघर्षहीन, जो बिना संघर्ष के बाहर निकलते हैं, उच्चारण होता है जिनका बिना संघर्ष के साथ में उच्चारण होता है, वो संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। और वो दो व्यंजन है साथियों, बिल्कुल। कितने व्यंजन है? दो व्यंजन है, एक तो य और एक व। बिल्कुल, य और व जो है ये संघर्षहीन व्यंजन होते हैं साथियों, और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, तो आपके य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। बिल्कुल साथियों। अब बात आती है, हमने एक चीज देखी थी, अंतस्थ व्यंजन। क्या देखा था? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अब ये जो अंतस्थ व्यंजन है साथियों, इन अंतस्थ व्यंजन की एक बात बताता हूं आप लोगों को। ये अंतस्थ व्यंजन थे हमारे कितने? 4। लेकिन इन चारों को 3 पार्ट में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है इनको? 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट अर्धस्वर। क्या कहते हैं इन्हें? अर्धस्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लुंठित, लुंठित भी कहते हैं। इन्हें पार्श्विक भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, लुंठित, पार्श्विक, ये सारे ही मैंने अभी आपको बता चुका हूं। अब बात आती है अर्धस्वर किसे कहते हैं इसमें से? अर्धस्वर साथियों आपको पता ही है, य और व। य और व जो होते हैं वो क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। फिर होते हैं लुंठित। लुंठित में मैंने आपको पहले ही बता चुका था, लुंठित, प्रकंपित, कंपन जात, वो होता है कौन सा? र। और पार्श्विक आपका कौन सा होता है? ल। ये चारों ही जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से? य, र, ल और व। इन चारों व्यंजनों को मैंने अलग अलग प्रकार से बांट दिया। क्या क्या कहलाता है? डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न अगर पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 पार्ट में। यानी अंतस्थ व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, अर्धस्वर वाले, लुंठित वाले और पार्श्विक वाले। तो ये था हमारा क्या? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण था वो हमने क्या किया, यहाँ पर जानकारी ली। अब लेते हैं हम लोग बाह्य प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर साथियों? बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमारे जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में क्या लेंगे हम लोग? जानकारी। बिल्कुल, हेडिंग डालिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर ये कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिएगा, मैं आपको बहुत ही ज्यादा डीप में नॉलेज देने वाला हूं साथियों, क्योंकि हमें इस नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एग्जाम में हर कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमारा डीप का जो नॉलेज है वो नहीं देता साथियों। वही नॉलेज आज आपको मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर देने वाला हूं। देखिए कैसे बाह्य प्रयत्न के आधार पर। एक तो होता है हमारा अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। बाह्य, बात आती है, बहुत सारे जने पूछ रहे, सोच रहे होंगे सर ये बाह्य प्रयत्न क्या होता है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर क्या होता है? तो साथियों बाह्य प्रयत्न यानी वे शब्द या वे व्यंजन जिनके ऊपर पीछे से क्या लगता है? हवा लगती है, पीछे से दबाव लगता है। पीछे से दबाव लगने वाले जो व्यंजन होते हैं या वर्ण होते हैं वह क्या कहलाते हैं? बाह्य प्रयत्न वाले व्यंजन या वर्ण
कहलाते हैं। अब बात आती है अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी जिन व्यंजनों का या जिन वर्णों का उच्चारण करने में प्राणवायु जो है वो क्या लगे, कम लगे। अल्प प्राणवायु लगे, क्या लगे, प्राणवायु कम लगे, क्या लगे, प्राणवायु कम। और महाप्राण में प्राणवायु अत्यधिक, क्या लगे, प्राणवायु अत्यधिक। प्राणवायु इसमें क्या लगेगी, अत्यधिक लगेगी साथियों। तो वो ही अल्प प्राण और महाप्राण कहलाएंगे। अब बात आती है अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। आप लोगों को मैंने बताया है पहले ही, मैं व्यंजनों का वर्गीकरण के अंतर्गत आपको बता चुका हूं। एक आपने देखा होगा, मैंने क्लियर भी किया था वहां पर आप सभी के सामने। एक चीज थी क, च, त, त, प, यानी ये कर वर्ग, तो क, ख, ग, ग और अंग, च, च, ज, ज और य, त, ख, द, ग और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, ब और म। ये मैंने, ये वर्ग वाले, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये 5 वर्ग बता दिए मैंने इसमें से। अब इसमें से कहा जाता है जो अल्प प्राण होते हैं तो सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी हमें क्या याद रख लेनी, विषम संख्याएं। मैथ्स के अंदर, गणित के अंदर जो हमारी आती है वो विषम संख्याएं जो होती है वो क्या होती हैं, अल्प प्राण होती हैं साथियों। तो बिल्कुल इसमें क्या याद रखोगे, सबसे पहला वो याद रखना है आप लोगों को, सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। कौन सा वर्ण, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है साथियों। दूसरा आपका, दूसरा क्या याद रखोगे आप लोग, दूसरा याद रख लेना, आपके जो आपके जितने भी अंतस्थ व्यंजन थे वो अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। य, र, ल और व, ये भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और लास्ट एक चीज और आपकी यहाँ पर अल्प प्राण होती है साथियों, और वो होती है कौन सी चीज, चौथी तीसरी, वो होती है आपकी सभी स्वर। सभी स्वर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये साथियों आप के आगे चलकर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में काम आएंगी ये पूरी टेबल, कि ये अल्प प्राण महाप्राण तो है ही, इसके बाद में आपकी घोष वर्ण और अघोष वर्ण वो भी आएंगे, तो वो आपके एग्जाम में यहाँ पर आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गए अल्प प्राण वाले। अब बात आती है महाप्राण, यानी जिसमें प्राणवायु क्या लगे, सर्वाधिक लगे, तो उनके बारे में भी क्या लेंगे हम लोग, जानकारी लेंगे। बिल्कुल। अब बात आती है महाप्राण के अंतर्गत। महाप्राण के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो महाप्राण के अंतर्गत देखना आप लोग, सबसे पहली बात, सबसे पहला कौन सा बचा, दूसरा और चौथा बचा। तो सभी वर्गों का यहां पर इसको बिल्कुल पेक रखना आप लोग, ताकि आपको क्या रहे, दिमाग में रहे। सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। अब यहां पर अगर पूछ ले आपसे अल्प प्राण के अंदर कुल कितने होते हैं, तो कुल देख लीजिए 3 है, तो 5 वर्ग हैं, तो 15 तो ये हो गए, 4 19 और 11 30, यानी अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, 30 होते हैं। महाप्राण में सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा आपके जो मैंने बताए थे उष्म संघर्षी, कौन से वाले, उष्म संघर्षी वाले कौन कौन से देखें, च, च, स और ह, ये सारे भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो गिन लीजिए,
2 है, 2 × 5 यानी 10 और 4 14। तो महाप्राण वाले कितने होते हैं? 14 होते हैं। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, महाप्राण वाले 14 होते हैं। महाप्राण जो वर्ण होते हैं वो 14 होते हैं। क्लियर? ये था हमारा बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन थे वो 2 प्रकार के मैंने यहाँ पर बताए थे। ये तो हो गया आपका आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये सारे ही यहाँ पर हो चुके हैं साथियों। तो बिल्कुल आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ लिया, बाह्य प्रयत्न पढ़ लिया हम लोगों ने, और इसी के साथ में आपके जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण था वो यहाँ पर खत्म हुआ। लेकिन एक प्रकार से और व्यंजनों का वर्गीकरण होता है साथियों, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो वो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी स्वर तंत्रियां जो हैं उनमें कंपन जो होता है उसके आधार पर व्यंजनों का क्या होता है? वर्गीकरण। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है ये चीज कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, किसके आधार पर? तो हेडिंग डालिएगा, स्वर तंत्रियों में वर्गीकरण के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार। अब ये 2 प्रकार कैसे कैसे हैं साथियों? देख, सेम वही है, उन्हीं व्यंजनों का वर्गीकरण करना है जो अल्प प्राण और महाप्राण में वर्णों का वर्गीकरण किया था, वही यहां पर भी क्या होंगे? वर्गीकृत होने वाले हैं। बिल्कुल वर्गीकृत होने वाले हैं। चलिए, 2 प्रकार के कौन कौन से साथियों? तो देखना इधर, एक तो होते हैं अघोष और एक होते हैं आपके घोष। घोष क्या होते हैं? अघोष और घोष। और घोष को ही सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष, घोष को ही सघोष भी कहा जाता है साथियों। बिल्कुल सघोष भी कहते हैं। घोष या अघोष, घोष वर्ण या अघोष वर्ण, ये आपके 2 प्रकार के हो गए। अब बात आती है अघोष के अंतर्गत, हम देखते हैं कि अघोष क्या होते हैं। तो अघोष के बारे में सबसे पहले स्वर तंत्रियां, यानी हमारे स्वर तंत्रियों में क्या हो जाती है? गुंज, नाद, इस प्रकार से इत्यादि अगर कुछ हो जाता है तो वो सभी क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष वर्ण कौन से कहलाते हैं या सघोष कौन से कहलाते हैं? जब स्वर तंत्रियों के अंतर्गत क्या हो जाए? गुंज, नाद उत्पन्न हो जाए तो वो तो घोष या सघोष है, और उत्पन्न ना हो तो वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है अघोष के अंतर्गत क्या आता है, कौन कौन से? वही हमारे जो पहले क्या थे इन्हीं में से हमें बताना है। तो इन्हीं में से हम जब बताएंगे तो इसके अंदर जो आता है साथियों, देखना, अघोष के अंदर सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? अघोष होता है। तो घोष क्या होता है साथियों? इधर भी देख लेना, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण वो क्या होता है? सघोष होता है या घोष होता है। बिल्कुल ये यहां पर हो जाएगा। इसके बाद में अघोष के अंतर्गत क्या आएगा? च, और स, क्या आएगा? और अघोष व्यंजनों की संख्या होती है 13, यानी ह इसके अंदर ना आकर किस में आ जाएगा? वो घोष वर्ण के अंदर आएगा। तो इसमें देख लीजिए, य, र, ल, व और फ यहां पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है आपकी यहां पर, और क्या आएगा? तो नेक्स्ट बात के अंदर देख लीजिएगा, आपके सभी स्वर भी क्या होते हैं? घोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर भी घोष होते हैं। अब गिन लीजिए, 15, 5, 20 और 11, 31, यानी घोष वर्णों की या सघोष वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 31 होती है। अघोष की कितनी होती है? 13 होती है। तो ये था हमारा स्वर तंत्रियां जो होती हैं। स्वर तंत्रियों में गुंज के यानी वर्गीकरण किया था हमने कि किस प्रकार से अघोष और सघोष के आधार पर किया गया था कि स्वर तंत्रियों में गुंज जब उत्पन्न होगी तो किस प्रकार से होगी, वो सारा ही हमने यहाँ पर क्या कर लिया साथियों? नोट कर लिया, देख लिया। कल हम जो देखेंगे कुछ चीजें और यहाँ पर रह रही है। जैसे आपने देखा होगा, एक तो
सबने देखा होगा कि ये ड और ये ड और ये ड, इसका प्रयोग किस कहां कहां पर होता है, तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ये जो र होता है, ये र का क्या मामला है, ये र कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन जो है हमारे, वो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है, संयुक्त व्यंजन, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भी आपके अनुस्वारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके पढ़ेंगे वर्ग का पांचवें अक्षर का नियम क्या कहता है, वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसको क्या कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे हम अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम हल या हलंत के बारे में पढ़ेंगे। उन सभी का हम क्या लेंगे साथियों, वर्गीकरण यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सभी को आज की क्लास हमारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताते रहिए साथियों, और अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन का हलवा नहीं है जो एक दिन में मिल जाए, ये तो वर्षों की कठिन तपस्या है, जहां पर कठिन तपस्या के बाद में हमें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो बिल्कुल साथियों, सभी का एबीवाई के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, और सभी से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने सभी साथियों तक ये क्लास पहुंचे और वो अपने क्लास का क्या कर सके, जायका ले सके, मज़ा ले सके, और वो अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नई क्लास में नए जोश के साथ में, और आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।